बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है गुलाब ज़ख्मों के और राइटर का नाम है नाहीद नज़र। तो आइए शुरू करते हैं। अब जो ये अचानक बम का सा धमाका हुआ था तो उसका सिराओं से मिल ही ना रहा था। जिंदगी की अब तक सारी बाजियां एक एक करके मात हो चुकी थीं और अब की दफ़ा ये बाजी जो सबसे अहम थी नागुज़ीर थी। इसमें मात खाने के लिए बड़े हौसले की ज़रूरत थी। हालांकि ये तो कोई ऐसा बड़ा हादसा भी न था। मोहब्बत करने वालों की ज़िंदगी में ऐसा धमाका ज़रूर होता है जब चारों तरफ से आने वाली सदाओं के मफहूम खो जाते हैं और गहरे सकूत फिजाओं में अपने पंजे गाड़ देते हैं। मगर ये भी कैसी अजीब बात थी कि इस हादसे का सबब दीदी की ज़ात थी। दीदी जो उसे बेहद अजीज थीं, जो जिंदगी के हर मैदान में उसे पीछे छोड़ आई थीं, जिंदगी की हर बाजी में उसे मात दे चुकी थीं, मगर हर बार उनसे हारने के बावजूद वो उनसे कभी भी नफरत ना कर सकी, बल्कि हर दफा उसने उन्हें एक तरफ होकर रास्ता दिया था। मगर जिंदगी के इस दोराहे पर जबकि मंजिल इतनी करीब आ चुकी थी कि छोड़ने की जरूरत थी, जाने कहां से बीच में दीदी आ गई थी। जिंदगी में पहली बार उसे दीदी की यह मदाखलत बेहद नागवार गुजरी थी और इस बार वो सोच रही थी कि वो इस बार फिर एक तरफ होकर उन्हें राह दे दे या फिर अपनी जगह जमी रहे। मगर नाजुक कांच सी नीली नीली आंखों वाली सफ़ेद दीदी से जीतने के लिए बड़े हौसले की ज़रूरत थी। अपने दिल को स्टोन बनाना पड़ा था और वो यहाँ अपने घर की खिड़की में खड़ी काफ़ी देर से यही सोच रही थी कि अपने दिल को इतना मजबूत कैसे करे कि वो बिल्कुल स्टोन हो जाए। रीना उसकी अजीज और पुरखलूस दोस्त हमेशा की तरह इस वक्त भी इस सन्नाटे और गहरे सकूत में उसकी मदद को आ पहुंची। ओफो, इस कदर सन्नाटा क्यों छाया हुआ है तुम्हारे कमरे में? रीना उसे यूं शिकस्ता देखकर एकदम बौखला गई। वो रीना की आवाज़ पर हैरत से पलटी और फिर अपने बिखरे हुए वजूद को समेटते हुए उसने खिड़की के बाहर देखा। शाम किस कदर गहरी हो गई थी। तमाम घर पर एक बेबस सी खामोशी छाई हुई थी। यूपी और सर्फ के लंबे लंबे दरख्तों के दरमियान अजीब सी खामोशी थी, जैसे आने वाले हादसे वहां सरगोशी कर आए हों। तुम सुन रही हो ना? रीना ने चीख कर कहा। तुम देख नहीं रही हो रीना? कैसा घुप अंधेरा छा गया है और मेरा कमरा यूं लग रहा है जैसे अंधेरे का गार हो। अंधेरे के गारों में कोई सदा नहीं होती रीना। ओ गॉड, तुम मुझे पागल कर दोगी। रीना ने एक एक करके तमाम बत्तियां रोशन कर दी। दो पागल कभी इकट्ठे नहीं रह सकते और फिर इसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ रीना। वो रोशनी होते ही सर झुकाकर हंस दी। मैं तुम्हें भी पागल होता नहीं देख सकती हूँ। जल्दी से बताओ कि आज फिर अली से लड़ी हो? क्या ज़रूरी है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ? वो फिर हंस दी। तुम जो बहुत ज़्यादा गहरा बनने की कोशिश करती हो, मेरे सामने हमेशा ही तुम्हें सब कुछ बताना पड़ता है। ओफो, वो फिर हंस दी। ये भी कैसी अजीब बात थी, वो जब भी परेशान होती रीना हमेशा ऐन मौके पर नाजिल हो जाती। हाँ अब बको भी, आज बहुत जोर का धमाका हुआ है रीना, और फिर शदीद धमाके के बाद छा जाने वाला सुकूत बहुत दबीज होता है, उसने बेहद संजीदा होते हुए कहा। मगर मैं तो तुम्हारे घर से पौने फरलांग के फासले पर रहती हूँ, मैंने तो किसी धमाके की आवाज़ नहीं सुनी। रीना कतई गैर संजीदा थी और बड़े मूड में थी। रूह के अंदर होने वाले धमाकों की आवाज़ किसी दूसरे को सुनाई नहीं देती, जैसे दिलों के टूटने की सदा आज तक कोई नहीं सुन पाया। क्या अली से लड़ी हो? नहीं, वही पुरानी बात है। जाने ये बात कब और कहाँ से शुरू हुई थी, इसका फैसला मेरे लिए हमेशा दुश्वार और नामुमकिन रहा है। मेरा मैदा आजकल बिल्कुल चौपट है नवीदा बेगम, तुम्हारी ये गुफ्तगू कैसे हजम कर सकूंगी? रीना ने शरारत से कहा। ओह, वो भी मुस्कुरा दी। दरअसल दीदी आली बाई से इंतहाई सीरियस किस्म का इश्क फरमा रही हैं। ओह गॉड, रीना हाथों से सर पकड़कर बैठ गई और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता रीना को सब कुछ बता दिया। ताई अम्मा अभी थोड़ी देर पहले ही तो ये धमाका कर गई थी कि या तो दीदी से अली भाई को ब्याह दिया जाए या अली के लिए नवीदा को मुंतखब कर लें, क्योंकि उन्होंने अपने इन दो बेटों में से एक को हर सूरत में अपनी भांजी अरूसा से ब्याहना है। और यही एक धमाका था। एक तरफ दीदी और आली भाई थे, एक तरफ वो और अली थे। दीदी, आली भाई और अली का मसला कुछ और था, मगर वो जो सबसे ज़्यादा इस जीत की मुस्तहिक थी, वो एक तरफ खड़ी अजीब शशोपंज में मुब्तला थी कि उसने तो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही तमन्ना की थी, एक ही आरजू की थी,
एक ही ख्वाहिश की थी और वो थी अली का साथ। उसका बचपन का साथी और पुरखलूस दोस्त अली, जो उसकी निस्बत बेहद गैर संजीदा था, मगर उससे इतना चाहता था कि उसके आगे हर वक्त बिछा जाता। मुझे तुम्हारी ताई अम्मा की सियासत समझ नहीं आई, रीना ने कहा। दरअसल ताई अम्मा को अपनी भांजी से भी इस कदर ही प्यार है जितना वो हम दोनों बहनों को चाहती हैं। अब सारी ट्रेजेडी ये है कि उनके ये सिर्फ 2 ही बेटे हैं। वैसे एक बात है नवीदा, क्या तुम्हारी दीदी उससे पहले कितनी बार इश्क कर चुकी हैं? मेरा ख्याल है 5-6 दफा। तो तुम अपनी अम्मी से कहकर अली के लिए हाँ करवा लो। दीदी का क्या है, उन्हें कोई दूसरा मिल जाएगा। मगर भाई, दीदी बेहद सीरियस हैं। वो हर दफा ही सीरियस होती हैं। वो याद है ना तुम्हारे मामू के बेटे डॉक्टर इरफान से उन्होंने कैसा जोरदार इश्क लड़ाया था, और उनकी शादी के बाद वो पहली से भी ज्यादा निखर गई थी। मगर अगर मगर कुछ नहीं नवीदा, जिंदगी तुम्हारे बिल्कुल करीब खड़ी है। उसके दामन में कितनी खुशियां हैं, उन्हें देखो और महसूस करो। बेवकूफ़ लड़की, बढ़कर उस दामन को थाम लो कि अगर एक बार तुमने हाथ खींच लिए तो सारी जिंदगी की बसात उलट जाएगी। नहीं, वो एकदम खड़ी हो गई। बी इजी नवीदा, मैं जानती हूँ तुम दीदी के मामले में हमेशा से बेहद जज्बाती रही हो, मगर चंद लम्हे तुम्हारे अपने भी हैं। इन लम्हों के लिए सोचो और अम्मी से बात करो। रीना ने खड़े होकर उसके शानों को थाम लिया और उसे खिड़की के पास ले गई, जहाँ चांद निकल आया था। सफ़ेद ठंडी ठंडी रोशनी में कितना सुकून था। हाँ देखो, वो जैसे थक गई और वहीं बिस्तर पर बैठ गई। उसे अच्छी तरह याद था, उन दिनों वो गुड़ियाँ खेला करती थी जब दीदी ने मिडल का इम्तिहान दिया। पापा और अम्मी ने दीदी के पास होने पर घर में किस कदर बड़ा फंक्शन कराया था। दीदी के लिए आने वाले तहाइफ का इस कदर बड़ा ढेर देखकर वो पापा के पीछे लग गई थी कि उसको भी स्कूल में दाखिल कराया जाए। यूं वो कॉन्वेंट आ गई। सुर्ख कार्डिगन, सुर्ख रिबन और सुर्ख यूनिफॉर्म उसे बेहद पसंद था। उसकी एक अलग दुनिया थी और अपनी दुनिया में वो बेहद मगन और खुश रहा करती। दीदी ने कभी उससे प्यार से बात ना की। दरअसल दीदी और उसके दरमियान हमेशा से एक खलीज रही थी। गोरी चिट्टी और नीली आंखों वाली दीदी से वो किस कदर मुख्तलिफ थी। दुबली पतली और सांवली स्याह आंखों वाली नवीदा उस्मान। कभी कभी वो सोचा करती, अल्लाह मियाँ ने उसे दीदी के मुकाबले में इतनी मामूली सूरत क्यों दी है। इसीलिए वो बचपन से ही एहसास कमतरी का शिकार हो गई। पापा और अम्मी अलग उससे लापरवाह थे। वो दोनों दीदी की ख्वाहिशात के गुलाम थे। जहाँ दीदी ने कोई फरमाइश की, पापा भागम भाग उसे पूरा करते। दीदी पूरे घर में दंदनाती फिरती। इस बेतवज्जही की बिना पर वो आहिस्ता आहिस्ता उन सब लोगों से बहुत दूर हो गई। उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी, उसकी गुड़ियों और कॉन्वेंट की दुनिया, जहाँ वो अपनी नन्ही मुन्नी साथियों समेत बेहद खुश रहती। कभी कभी घुंघरियाले बालों वाले पापा के सीने से चिमटकर वो भी दबे दबे लफ्जों में फरमाइश कर देती तो पापा फौरन हामी भर लेते। मगर ऐन मौके पर दीदी या मम्मी उसे बच्ची कहकर उसकी फरमाइश को ठुकरा देती। तब वो सोचा करती, काश वो दीदी होती या दीदी जैसी ही होती कि उसे भी सभी प्यार करते, उसकी भी कोई ख्वाहिश पूरी होती। लॉन में बेरी के दरख्त से बंधी रस्सी पर झूला झूलते हुए वो कॉन्वेंट में पढ़ी झूलने की नज़में गाया करती। मेरी गुड़िया भोली भाली, नीली नीली आंखों वाली। वो पूरे ज़ोक़ शौक़ से गाती तो अचानक ही उसे दीदी याद आ जाती। नीली नीली आंखों वाली दीदी, जिनकी लापरवाहियों और बेइतनाइयों के बावजूद उसे उनसे बेहद इश्क था। इस कदर इश्क के उनको छींक भी आ जाती तो वो बोलाई बोलाई पूरे घर में फिरती। जब वो झूलने की नज़में गाती तो दीदी बड़ी तीखी निगाहों से उसे देखा करती। ये तुम हर वक्त क्या री री लगाए रखती हो? क्या तुम्हें अंग्रेजी की कोई नज़म नहीं आती? अंग्रेजी की नज़में आती तो हैं दीदी, मगर मैडम कहती हैं कि अपनी पहचान कराने के लिए अपनी कौम और अपनी ज़ुबान से प्यार करो। ये कौन सी मैडम है तुम्हारी जो तुम्हें अभी से इतने शकील लेक्चर सिखा रही हैं? दीदी खिलखिलाकर हंस देती। मैडम जमीला इरशाद बहुत अच्छी हैं दीदी, आई लाइक हर वेरी मच, वो मैडम की तारीफ करती। ओह वो काली भेंगी मिसेस जमीला इरशाद। दीदी की बात पर उसका दिल टूट जाता। उसे यूं लगता जैसे दीदी उसके बहुत करीब आकर उसकी ज़ात पर तंज कर गई हो, और ये दीदी की तरफ से उसकी पहली मात थी जो कुदरत ने पैदा होते ही उसकी और दीदी के दरमियान होने वाली बाजी से उसकी तकदीर पर सब्त कर दी थी। और फिर अपने पहले ही इम्तिहान में उसने जब क्लास में दूसरी पोजीशन ली तो बेहद हैरान रह गई। उसने तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी ना की थी। वो अपनी रिपोर्ट बुक लेकर फौरन पापा के पास भागी, मगर उनके कमरे के दरवाजे पर ही ठिठक गई।
दीदी पापा के पास खड़ी थी। पापा ये देखिए, उसने झिझकते हुए और कुछ खुशी से लबरेज लहजे में कहा। आहा, हमारी बिटिया ने तो कमाल कर दिया। पापा ने उसे सीने से चिमटा लिया। देखूं? दीदी ने रिपोर्ट कार्ड थामा। कोई कमाल नहीं किया नवीदा, हम तो हमेशा अव्वल आते रहे हैं। दीदी, कोई चीज़ इस जोर से उसके अंदर टूटी कि वो फर्श पर किरचियाँ उठाने को झुक गई। क्या तोहफा लोगी हमसे बेटा? पापा ने फिर उसे सीने से चिमटा लिया। उस सीने की गर्मी में इस कदर मुलायमत थी कि वो पिघल गई। पापा, वो रोने वाली गुड़िया, वो मचल कर बोली। अपने जैसी? हाँ, वो जल ही तो गई। पापा प्लीज जल्दी चलिए ना, सारा मेरा इंतजार कर रही होगी। दीदी ने पापा का हाथ घसीटा तो वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई और फिर उसने देखा पापा उसकी तरफ देखे बिना चली गए। और फिर यूं हुआ कि उसके बाद अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो किसी क्लास में फर्स्ट ना आ सकी और उसका नतीजा ये हुआ कि उसे जीतने से ज्यादा हारने में मजा आने लगा। शऊर तक पहुंचते पहुंचते वो कतन तब्दील हो गई। कहाँ दीदी हर वक्त उधम मचाए रखती और अपने कमरे में पॉप म्यूजिक लगाई रखती और कहाँ वो गुमसुम सी पड़ी जिन्नों और परियों की कहानियां लिखा करती। उन्हीं दिनों ताई अम्मा आली भाई और अली भाई के हमराह आ गई। ताई अबू ने अपना बिजनेस वहीं सेटल कर लिया था। साथ वाला प्लाट उन्हीं का था, इसलिए उनके आते आते मकान का बेशतर हिस्सा मुकम्मल हो गया था। उसकी ज़िंदगी में हल्की सी डिस्टर्बेंस हो गई थी और ये तब्दीली अली ले आया था। उसका तायाजाद जो संजीदा और कमगो आली भाई से कदरे मुख्तलिफ था। शोख और शरीर। आली भाई डॉक्टर थे, मगर वो चूंकि पढ़ाई से भागा करता था इसलिए बड़ी मुश्किल से बीए कर पाया था और अपने वालिद के हमराह कारोबार कर रहा था। और सबसे अलग थलग रहने वाली तन्हाई की दिलदादा लड़की थी। अपनी जात का कॉम्प्लेक्स उसे बहुत दूर ले आया था। ताई अम्मा उसे दिन में 2-2 बार बुलवाती मगर वो कोई ना कोई बहाना कर देती। मगर अली हर लहजा उसके सर पर सवार रहता और जितना उससे बचती वो उतना ही उसके पीछे लगा रहता। उसके ज़रा ज़रा से मजाक पर वो अपनी तज़हीक का कोई ना कोई पहलू ढूंढ देती और अली के जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके खूब रोती। मगर हुआ यूं कि वो खुद ब खुद ही उसकी ज़िंदगी में घुसता चला गया। उसकी आहटों पर धड़कने घंटियां बजाने लगती, मगर वो हमेशा अली से खौफज़दा रहती कि जाने किस पल वो भी उसका दिल तोड़ दे, जबकि वो बहुत संजीदा था। पहले ही दिन से उसने अली के दिल में घर बना लिया था। उसकी संजीदा तबीयत की वजह से वो उससे इजहार इश्क भी ना कर पाया था कि वो यकीनन बुरा मान जाएगी। उस रोज वो कॉलेज से लेट हो गई थी कि वो चला आया। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा नवीदा। उसने अपना मोटर बाइक एन उसके पैरों के पास ला खड़ा किया। हाँ चलो, वो जल्दी से उस पर बैठ गई। रास्ते भर वो नीम रोमांटिक गाने गाता रहा और वो धीरे धीरे सुनती रही। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आ रही मेरी चॉइस? जाने उसके हंसने का अली को कैसे पता चल गया। नहीं भाई, ठीक ही है। वो एकदम नर्वस हो गई। हाँ, सब लोग यही कहते हैं। वो लापरवाही से बोला। क्या? कि मेरी चॉइस इतनी कोई खास नहीं? पता नहीं, मुझे बेढंगी बेतरतीब काली कलोटी चीजें क्यों पसंद आती हैं। ओफो, उसकी बेतुकी बातों पर वो झुंझला गई। अब ये नहीं पूछोगी कि वो कौन सी काली कलोटी लड़की है जो मुझे पसंद आ गई है? कौन है? वो झिझकते हुए बोली। तुम हो, और कौन है? वो लापरवाही से बोला। मगर वो पटरी से उतर गई थी। चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। बस मुझे उतार दो अली। उसने एकदम ही उसका बाजू पकड़कर गुस्से से कहा। तुम्हारी आई साइट वीक है क्या? अभी तो तुम्हारा कॉलेज नहीं आया। मगर मैं जो कह रही हूँ, मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ। वो तकरीबन रो देने को थी। क्या? मोटर बाइक को रोककर वो उतर कर उस पर झुक गया। हाँ, बस मैं खुद चली जाऊंगी और तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे मुतालिक इस किस्म की बातें करने की। पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अरे तुम्हें हुआ क्या है? वो हैरान सा खड़ा था। कुछ नहीं हुआ है, मैं आइंदा तुम्हारी ये रकीक गुफ्तगू ना सुनूं। वो पांव पटकती हुई आगे बढ़ गई। पूरे दिन वो कुड़ती रही। पहले ये घर वाले क्या कम थे इग्नोर करने वाले, के ऊपर से ये साहब भी आ गए हैं जो मुंह पर ही काली कलोटी कह रहे हैं। उसके दिल में अली के खिलाफ गिरासी लग गई और ये चोट बहुत शदीद थी कि वो उसे बहुत पसंद करती थी। यही एक शख्स तो था जिसने उसकी जिंदगी में हलचल मचा दी थी, जो उसे इसलिए अच्छा लगता रहा था कि उसमें से सच्चाइयों की महक आती थी। मगर आज इस वाक़े ने उसकी सोच ही बदल दी थी। उस दिन वो बाजार जाने के लिए आसमानी रंग का सलोना सा सूट पहनकर निकला तो लॉन में गेट के पास बैठे अली को देखकर उसने चाहा कि अली से बचकर निकल जाए। इस बात को अमली जामा पहनाने के लिए उसे बड़ा लंबा चक्कर काटना पड़ा और इस लंबे चक्कर को काटने की तगोदो में वो कॉरिडोर से निकलती दीदी से टकरा गई। देख कर चला करो। दीदी की आवाज बहुत तलख थी।
उसने नजरें उठाई तो दिल एकदम टूट गया। आज ही गुलाबी चमचम करते करेब के सूट में दीदी बहुत खिल रही थी। उसे याद आया चंद दिन हुए उसने गुलशन आपा के भाई की शादी में उनको ऐसा सूट पहने देखा था। उसे गुलशन आपा का ये सूट बहुत पसंद आया था। उसने वहीं दबे दबे लफ्जों में मम्मी से फरमाइश कर दी थी कि वो उसे ऐसा सूट ले दे, मगर अब दीदी को ये सूट पहना देखकर जो छन्नाका हुआ था उसने कलेजा हिला दिया था। ये सूट मम्मी लाई हैं आपके लिए? उसने मरे मरे लहजे में कहा। हाँ मम्मी लाई हैं। क्यों? वो दीदी, उससे जवाब ना बन पड़ रहा था। अरे हाँ, ये तो मम्मी तुम्हारे लिए लाई थी। मैंने कहा ये इतना तेज रंग तुम पर क्या सूट करेगा। मम्मी ने यह सूट मुझे दे दिया कि तुम्हारे लिए किसी हल्के रंग का ला देंगी। सूट की झिलमिलाहटों ने उसकी आंखों में जैसे अंगारे से भर दिए। दीदी वहां से जा चुकी थी। वो वहीं खड़ी अपनी आंखें मलती रही कि आंसू ना निकल पड़े। उसका मूड ऑफ हो गया था, इसलिए उसने बाजार जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और वापस पलटी। तभी अली ने उसे आवाज दी। पहले तो वो उसकी तरफ जाते हुए हिचकिचाई, मगर फिर कुछ सोच कर चल दी। कहाँ रहती हो आजकल? क्यों, तुमने अपने कपड़े सिलवाने हैं? वो पहले ही जली हुई थी, ऊपर से अली पर भी गुस्सा था, इसलिए तुनक कर बोली, नहीं तुम्हारी सूरत धुलवानी है, 12 बज रहे हैं। वो हंस पड़ा। यहाँ फिर कॉम्प्लेक्स आ गया और उसने जो अली को बेदरेक सुनाई तो वो सख्ते में आ गया। दूसरी तरफ वो बड़े जोर शोर से उससे लड़ रही थी। ये तुम हो क्या आखिर काली बला? अली ने कहा। तुम अपने आप को समझते क्या हो आखिर? तुम्हें किसी ने मजबूर किया है कि मुझसे बात करो? आइंदा अगर तुमने मुझसे कलाम किया तो मैं ताया अबू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। क्या कहोगी उनसे? तुम मुझे तंग करते हो, हर वक्त छेड़ते रहते हो। ओफो, अब्बा मियाँ से ऐसी बात करोगी? शर्म तो नहीं आएगी ऐसा कहते हुए? और फिर एक और बात भी होगी। क्या होगा? अब्बा मियाँ साफ कह देंगे कि जवानी में यूं ही हुआ करता है, ये लड़के बाले छेड़ते ही रहते हैं। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोली तो अली वहां से भाग लिया, मगर उस दिन वो बेतहाशा रोई। उसने सोचा उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था कि अब अली उस पर खुल्लम खुला अटैक करने लगा है। अपनी जात से उसे इतनी नफरत कभी ना हुई थी जितनी उन दिनों हो गई थी, और फिर उसकी वजह ये भी थी कि वो दिलो जान से अली को चाहती थी। अभी 2 दिन नाराजगी को ना गुजरे थे कि उस दिन कॉलेज से वापसी पर वो मोटर बाइक लिए उसके सर पर आ पहुंचा। तुम क्यों आए हो यहाँ? रश्क करो अपनी किस्मत पर कि कितना स्मार्ट और हैंडसम नौजवान तुम्हें लेने आया है। और ये भाई तुम्हारी तमाम सहेलियां बड़ा घूर घूर कर देख रही थी। मुझे कम से कम तुम तारुफ तो करवा देती मेरा। बड़ी खुशफहमी हो गई है तुम्हें अपने बारे में। खूब, वो तलखी से बोली। खुशफहमी नहीं हजूर, हकीकत है। कहो तो 2-4 लड़कियां बुलवा कर तस्दीक करवा दूं? जी नहीं, मुझे तस्दीक की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल तो तुम पीछे बैठो जल्दी से। क्यों? वो गुस्से से बोली। तुम्हें लेने आया हूँ शहजादी साहिबा। वो उस पर झुक गया। लड़कियों को देखने के बहाने आए होगे, नाम लेने का लगा दिया। उसने बड़ी बदतमीजी से कहा। देखो लड़की, तुम मेरे कैरेक्टर पर अटैक कर रही हो। मैंने तो तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को जी भर के देखा ही नहीं। अच्छा, तो मुझे जी भर के देखा है? हाँ, मगर जी भरा नहीं है। वो बड़े रोमांटिक लहजे में बोला। भाग जाओ यहाँ से, वरना शोर मचाकर कॉलेज के चपड़ासी को बुला लूंगी कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। बुला लो, मैं कह दूंगा कि इसने मुझे खुद ही बुलाया था कि मेरे महबूब पूरे 9:25 और 30 सेकंड पर कॉलेज के गेट पर आ जाना। मैं तुम्हारी राहों में नजरें बिछाए खड़ी रहूंगी। ठहर जाओ, बुलाती हूँ चपड़ासी को। उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था और बस न चल रहा था कि सब लड़कियों को बुलाकर अली की मुरम्मत करा दे। हाँ हाँ बुला लो, मगर पहले सोच लो। मैं चपड़ासी से कहूँगा कि मुझे प्रिंसिपल के पास ले चले और फिर अपने नाम का हवाला देकर कहूँगा कि पता करवा लें कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ। और उफ़ो, वो रूहान सी हो गई और आखिर उसे अली के मोटर बाइक के पीछे बैठते ही बनी। हाँ, इसे कहते हैं अक्लमंदी। तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो अली? उसने बेबसी से कहा। एक ही वजह होती है, वो लापरवाही से बोला। क्या? मोहब्बत? ये कैसी मोहब्बत है कि हर वक्त मुझे सताते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझे रुलाते हो? भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत, उसने चिढ़कर कहा। और जब घर आया तो वो मोटर बाइक से उतरकर यूं भागी जैसे अली से जान छुड़ाना चाह रही हो। शाम को वो नहाकर बाल सुखाने लॉन में आई तो अली पड़ोसी के बेटे के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। वो एक तरफ होकर बाल सुखाने लगी, मगर तीसरी बार जब अली ने उसके सर का निशाना लिया तो उसने शटल कॉक जलकर पास ही खुले गटर में फेंक दिया। एक तो सूरत काली, ऊपर से गुस्से की लाली। बचना है दिल, आज है कोई बिजली गिरने वाली। अली उसके कान के करीब आकर गुनगुना दिया। पड़ोसी का बच्चा सारी सूरत हाल ना समझ के अपना रैकेट लेकर वापस चला गया। मर जाओ अल्लाह करके तुम अली,
और अल्लाह करे तुम बेवा हो जाओ, है ना? वो बाज कहाँ आने वाला था। नहीं, मुझे लगता है तुम मुझे मारकर ही मरोगे, वो बहुत संजीदगी से बोली। अरे ना ना, ऐसी बदफाल क्यों निकालती हो मुँह से, बेवकूफ लड़की। वो भी संजीदा सा हो गया। नहीं, ये मौका तो तुम्हारे लिए खुशी का होगा, क्योंकि आजकल तुम मेरी जान पर बने हुए हो, तो तुम यूं मर जाओगी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तो फिर चची अम्मा को कहो कि कफन दफन का इंतजाम कर लें। अली अहमद साहब अपने इरादों से बाज आने वाले नहीं हैं। ओ खुदाया, उसने सर थाम लिया। अभी अली मजीद कुछ कहना ही चाहता था कि अचानक मम्मी उधर आ गईं और यूं बात यहीं खत्म हो गई। मगर बात यहाँ खत्म ना होती थी। वो रात फिर अपने फोम के बिस्तर पर करवटें बदलती रही। आज तक दीदी ने यूं ही उसकी तहजीक की थी, मगर इतनी चोट कभी ना लगी थी जितनी इस अली ने दी थी। या शायद अली का कहा उसे इसलिए भी बुरा लगता था कि यह मामला मोहब्बतों का था, अनदेखी, अनचाही और सुंदर सुंदर मोहब्बतों का। उसने फैसला किया कि वो घर छोड़कर हॉस्टल चली जाएगी। सुबह उठते ही उसने पापा से और अम्मी से इजाज़त ली और कॉलेज में दरख्वास्त भी दे दी। शाम को वो बड़ी उदास बैठी हुई थी। कुरातुलैन का एक नावल पढ़ रही थी कि अली आ गया। सुना है तुम हॉस्टल जा रही हो? हाँ, क्यों? उसने तुनक कर कहा। इतने रोमांटिक नावल पढ़ती हो, फिर भी मिजाज पतंगा बना रहता है। तो फिर? उसने नावल बंद करके मेज पर दे मारा। तो फिर ये कि तुम हॉस्टल नहीं जाओगी, और अगर जाओगी तो पहले माँ बदौलत को वजह बताओगी। खूब, वो हंस दी। आपकी बदौलत ही तो मैं जा रही हूँ अली साहब। हैं? वो घबरा गया। हाँ अली, बहुत पहले बचपन में ही मुझे एहसास दिला दिया गया था कि मैं बहुत मामूली सूरत की लड़की हूँ। दीदी ने इस पहलू पर हमेशा मेरी तज़हीक की है, मगर इस अंदाज में नहीं जिस तरह तुम करते हो। वो बहुत संजीदगी से बोली। मैं मानती हूँ अली, मैं बदसूरत हूँ, दीदी के मुकाबले में कुछ भी नहीं, मगर मैं मजीद तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मेरी यूं हतक करो। तो तुम मेरी वजह से हॉस्टल जा रही हो? अली ने एक एक बात पर जोर दिया। हाँ, तुम हर वक्त मुझे जलाते रहते हो। ओ माई स्वीट नवीदा। अली उसके नजदीक आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। खुश हो जाओ कि मैं जा रही हूँ। कैसे नहीं सुनोगी? उसने उसी तरह सख्ती से उसका हाथ पकड़े रखा। छोड़ो मेरा हाथ। अरे बैठो यहाँ, भागी कहाँ जाती हो? अली ने हंसते हुए उसे बिठा दिया। क्या कहना है जल्दी कहो। कहना नहीं है, पूछना है हजूर। अली कतई गैर संजीदा था, जबकि वो जली भुनी जा रही थी। पूछिए, कभी अपनी सूरत आईने में देखी है? हाँ देखी है। सूरत की बात पर वो फिर आउट होने लगी। कैसी लगी? तुम्हें नहीं पता? वो एकदम सुर्ख होकर खड़ी हो गई, मगर अली ने उसे फिर झटके से बिठा दिया। देखो नवीदा, प्लीज एक मिनट बड़ी संजीदगी से मेरी बात सुनो। ये दीदी, आंटी और अंकल के बर्ताव ने तुम्हें खामखा कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया है, वरना ऐसा नहीं है। वो आहिस्ता से बोला। ऐसा नहीं है नवीदा, तुम तो इंतहाई स्वीट और प्यारी सी लड़की हो। गोरी रंगत ही तो खूबसूरती की निशानी नहीं होती ना। मैं अपने बारे में जानती हूँ अली साहब। आपका शुक्रिया। अली की बातों ने उस पर असर तो बहुत किया, मगर इस वक्त वो अली से बेहद बदजन थी। एक तो यार ये बड़ी मुसीबत है कि तुम हर वक्त लड़ने भिड़ने के तैयार रहती हो, मगर आज तो मैंने तुम्हें कायल करना ही है कि तुम बदसूरत नहीं हो। चलो कायल हो गई, और फर्ज कर लेती हूँ कि मैं बदसूरत नहीं हूँ। वो जान छुड़ाने को बोली। फर्ज करने की बात नहीं, तुम वाकई बदसूरत नहीं हो। ये झांक कर देखो जरा पल भर को मेरी आंखों में। अली आंखें फाड़ते हुए बोला। उसने यूं ही पलके उठाकर देखा, वो खुद ही वहां मौजूद थी। सांवली सांवली स्याह गहरी आंखों वाली नवीदा उस्मान। तुम बिल्कुल ठीक ठाक चार्मिंग सी लड़की हो, जूही के फूलों की तरह। अली, उसने आहिस्ता से पलकें झुका ली। अली का खूबसूरत लहजा दिल के नेहा खानों में दबी मोहब्बतों को झंझोड़ गया था। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए तंग करता हूँ नवीदा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें तंग करते हुए मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद तुम्हारी तज़हीक नहीं होता जानी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे समझा रहा था। अब बताओ, अब मुझसे लड़ोगी? मगर तुम भी अब मुझे इस तरह तंग नहीं करोगे अली। तुम्हें नहीं पता अपनी इस कमजोरी की बिना पर मैं किस कदर हसास हो गई हूँ। अब बस फिट राइट रहा करो, खुश खुश। कैसे रहा करूँ? मम्मी और पापा मेरे हिस्से की चीजें भी दीदी को थमा देते हैं। पापा कल मेरे लिए इतनी प्यारी जर्सी लाए थे, मम्मी ने सुबह वो दीदी को दे दी है। तुम्हें वाकई कमजोरी है नवीदा, तुम अपने हकूक के लिए क्यों नहीं लड़ती हो? जाओ मम्मी से जाकर पूछो उन्होंने ऐसे क्यों किया है। अली ने उसे समझाया। नहीं, मैं मम्मी से कुछ नहीं कहूँगी। क्यों? मैंने आज तक इस तरह उनसे कभी जिद नहीं की है, इसीलिए वो तुम्हारी चीजें भी दीदी को थमा देती हैं। मगर अगर मगर नहीं नवीदा, हमें अपने लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खुशियाँ हमें छत से टपक कर नहीं मिलती हैं, उनको खोजना पड़ता है,
इन छोटी छोटी मामूली खुशियों को यूं एहतियात से चुनना पड़ता है जैसे कांटेदार झाड़ियों में से गुलाब चुने जाते हैं। चाहे हाथ लहू लुहान हो जाए मगर गुलाब भी तो हाथ आते हैं ना। और तुम्हें पता है नवीदा, गुलाब किंग ऑफ द फ्लावर्स है। अच्छा, वो सर झुकाकर बोली। हाँ, और कान खोल कर सुन लो, अपने हिस्से की खुशियां तुमने खुद चुननी है। इन लोगों में मिलजुल कर रहना है। मगर वो दीदी मेरी सूरत पर जो अटैक कर जाती हैं, अपनी अपनी आदत होती है ना नवीदा, मगर ना खुदा ना ख्वास्ता तुम्हारी सूरत अटैक करने वाली नहीं है दीदी, और तुमने बदसूरती देखी ही नहीं है। अब तो जा सकती हो ना। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ अली की गिरफ्त से छुड़ा लिया। जाओ और ये सोच लेना, अब तुम इन खूबसूरत आंखों में आबसी हो, काली बिल्ली। अली ने कहा तो वो आउट होती हुई रह गई और आहिस्ता से मुस्कुरा दी। और हकीकत वाकई यूं ही थी कि वो बदसूरत न थी। बहन की गोरी चिट्टी रंगत और नीली आंखों के सामने अलबत्ता दबती थी, वरना खुद उसमें बहुत इनफरादियत थी। घनेरे बाल, स्याह बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें, सांवली सलोनी रंगत, आहिस्ता आहिस्ता बात करने का खूबसूरत अंदाज, वो किसी भी शख्स को मुतासिर कर सकती थी। मगर वो एहसास जो बचपन से उसके रगोपे में उतरा हुआ था, उससे फरार हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की जरूरत थी। उसने सोचा शायद अली ठीक ही कहता है, उसे खुशियां हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करनी ही पड़ेगी। यूं आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी जिंदगी में दाखिल होने लगी। दीदी की उससे कभी दोस्ती ना हो सकी, मगर मम्मी पापा अपने ही निकले। वो उनकी शफकत और मोहब्बतों को पाकर बहुत खुश थी। दीदी ऐसे में उसे बड़ी हैरत से तका करती। उधर अली की मोहब्बत जिसमें सरशार होकर उसे सब कुछ भूल चुका था। ये मोहब्बतें इतनी सुंदर और खूबसूरत थीं कि उसे अपना आप खुद ब खुद ही बहुत प्यारा लगने लगा। अली जिसने उसे जीना सिखा दिया था, जिसने उसे मोहब्बतें दी थीं, मम्मी पापा दिए थे। उन्हीं दिनों उसे अचानक बुखार ने आ लिया। 3 दिन तक अली उसके बिस्तर से लगा रहा तो वो झुंझला गई। जब मम्मी उसके पास आती तो अली को मुसलसल वहीं मौजूद पाकर हैरत से दोनों को देखती थी। भाई अब तुम जाओ ना अली। नाश्ते के बाद उसने अली से कहा। कहाँ? फैक्ट्री में। बड़े अब्बा क्या कहेंगे कि ये कैसा बिजनेस पार्टनर है, 3 दिन से गायब है। कहीं कान ना उतरवा लेना अपने। पर यहाँ पर भी तो पार्टनर की ही खिदमत कर रहे हैं ना। अच्छा, तो हम भी पार्टनर हैं। हाँ, यहाँ मोहब्बतों का हिसाब किताब है यारा। अगर तुम्हारी खिदमत न की तो अल्लाह मियाँ कान खींचेंगे, अब्बा मियाँ से कान खिंचवा लेंगे। पर ये, वो हंस पड़ा। इतनी सारी बातें आ गई हैं तुम्हें, वो शर्मगीन लहजे में बोली। ये मोहब्बतों का ही एजाज है नवीदा। ये जज्बा कितना अनोखा और सच्चा होता है कि इंसान इसमें किसी से ना मशवरा लेता है, ना किसी की सुनता है और अपनी ही कहे जाता है। उसने आहिस्ता से जुमला मुकम्मल किया तो अली बेहद हंसा। वो खुद भी बहुत हंसी। तब अचानक ही उसे दीदी याद आ गई। 3 दिन हो गए थे उसे बिस्तर पर पड़े, पर दीदी ने मुड़कर खबर भी ना ली थी। अली, दीदी क्या मुझसे बहुत नफरत करती हैं? उसने कहा। क्या वो तुम्हें देखने नहीं आई? अली बात को समझ गया। हाँ अली, तुम तो कह रहे थे गुलाब को हासिल करने के लिए कांटों से जंग करना पड़ती है, पर यहाँ तो ये आलम है हम लहू लुहान होते जा रहे हैं और गुलाब एक भी हाथ नहीं लगा। कैसे लहू लुहान हुए? अली ने पूछा। दीदी के ताने सुनकर। ये रियाजतें तो करनी ही होंगी, आखिर गुलाब जो लेने हैं बिल्ली। अच्छा, वो संजीदा सी हो गई। ठहरो, मैं दीदी को बुलाता हूँ। अली उसकी ना सुने बगैर ही बाहर चला गया और चंद मिनटों बाद जब वो आया तो हमराह दीदी भी थी। क्यों भाई नवीदा? दीदी उसके पास आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रूह में शांति और तरावट उतर गई। ठंडक की वो दीदी से प्यार भी तो बहुत करती थी। क्या वाकई बीमार हो गई हो? हाँ, क्या आपको नहीं पता? उसने दबे दबे लहजे में शिकवा करना चाहा। वाकई भाई, मुझे कतई पता नहीं है। और फिर मैं हैदराबाद गई हुई थी, सुबह ही वहां से लौटी हूँ। वो खड़ी हो गई। आप इधर आकर बैठे ना। उसने अपने नजदीक पड़ी रजाई एक तरफ करके बिस्तर पर जगह बनाई। नहीं बस अब मैं चलूंगी, क्लब जाना है जरा। वो अपना परस झुलाते हुए बोली। अच्छा। उसने मुंह मोड़ लिया कि कहीं उसके चेहरे के बदलते रंग दीदी ना देख लें, और वो इसी तरह तब तक पड़ी रही जब तक उनके हील की खटखट उसे सुनाई देती रही। चलो ये भी गनीमत है नवीदा, आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके यूं ही उन्हें अपनी जानिब घसीट लो। अली ने सरगोशी की। मगर ये शायद आखिरी मौका था और वाकई गनीमत था कि उसके बाद वो कभी उन्हें अपनी तरफ न ला सकी। हालात ने कुछ यूं करवट बदली कि वो और दीदी हमेशा के लिए बहुत दूर हो गईं। उसने कभी सोचा भी न था कि दीदी यूं राह में आ जाएंगी, और ये सूरत हाल ऐसी थी कि एक तरफ होकर रास्ता नहीं दिया जा सकता था। हाँ, अगर वो उसे कुचल कर आगे बढ़ सकती हैं तो बढ़ जाएं, कि सिर्फ एक यही राह थी आगे जाने की। माथा तो उसका उसी रोज ठिनक गया था। जब वो तेजी से बड़े अब्बा के घर में दाखिल हुई तो लॉन में खड़े आली भाई और दीदी को देखकर वहीं रुक गई। दीदी झूले में बैठी थी और आली भाई झूला झुलाते हुए कोई नगमा सुना रहे थे। वो उन जज्बों से आशना थी
दीदी की गुलाबी फूटती रंगतों से हवीदा जज्बे और आली भाई की चमकीली आंखों से फूटते जज्बे वो एकदम जान गई, रुक गई और सुन सी रह गई कि ये सब कब और कैसे हो गया। चंचल दीदी और इतने संजीदा आली भाई में ये अचानक इस कदर अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई थी। पता नहीं ये बात उसके दिल को कतई क्यों ना भाई। वो वापस पलटी ही थी कि आली भाई की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे बुला लिया। ये क्या बात हुई नवीदा, आई भी और जा भी रही हो? ना आने का पता चला और ना अब जाने का पता चलता। आली भाई शर्मिंदा से थे। दिल के चोर ने चुपके से कह दिया कि मियाँ हम शायद पकड़े जा रहे हैं। उसने आहिस्ता से दीदी को देखा। वो बहुत गजबनाक थी, शायद डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए एकदम गुस्से में आ गई थी। वो दरअसल आली भाई ने तो ताई अम्मा से स्वेटर का नमूना पूछने आई थी, पर यहाँ आकर ख्याल आया कि सिलाइयाँ तो घर रह गई हैं। उसने सहमी सहमी नजरें दीदी पर डालते हुए जल्दी से बात बनाई। आली, ये लड़की हम सब से पता नहीं इतनी मुख्तलिफ क्यों है। बाजार से इतने उम्दा स्वेटर मिल जाते हैं तो घर में मगज खपाई करने की क्या तुक है। दीदी का लहजा बहुत चुभता हुआ था। यही तो इसकी क्वालिटी है जुनैरा, कि ये अपने हाथ से इतने अच्छे काम करती है। एक तो बाजार के स्वेटरों में नफासत नहीं होती और फिर अपनी पसंद का डिजाइन मिलेगा तो कलर नहीं मिलता, और अगर कहीं पसंद का कलर मिल जाएगा तो उस पर डिजाइन होगा मीरपुरियों वाला। आली भाई ने उसकी जर्द रंगत देखकर उसका दिल रखने को कहा। अच्छा आली भाई, वो फिर वापस पलटी। पहले एक वादा करो कि इस सीजन हमें भी एक स्वेटर बना दोगी ना? जरूर। वो बहुत खुश हुई और वापस भाग ली कि जान छूट गई थी, वरना दीदी के अंदाज पर तो वो बेहद खौफजदा हो रही थी कि आली भाई के सामने उसकी बेइज्जती ही ना हो जाए। वक्त गुजर रहा था धीरे धीरे, चुपके चुपके। वो बहुत मगन थी अपनी दुनिया में, मोहब्बतों और चाहतों की दुनिया में। उसके पास अपने ख्वाब थे, उनकी ताबीरें। अपनी अली की मोहब्बत पर उसे इतना यकीन था कि उसे पता था कि अगर वो अली से चांद तारे तोड़ कर लाने की फरमाइश भी करेगी तो वो एहसास जरूर करेगा। ये मोहब्बत भी क्या शय होती है कि दुनिया भुला देती है। उसे ना पापा की फिक्र थी, ना मम्मी की परवाह और ना दीदी का खौफ। मगर ताई अम्मा ने अचानक ये धमाका कर दिया था कि उनके दोनों बेटों में से किसी एक का इंतखाब कर लिया जाए, या आली के लिए जुनैरा या नवीदा के लिए अली को। इस धमाके ने सब कुछ तलपट कर दिया। वो समझी कि ख्वाबों के साथ साथ ताबीरें भी उसकी अपनी ही हैं, मगर सिर्फ ख्वाब अपने रहे, ताबीरें मुंह मोड़ गईं। ताई अम्मा ने सब लोगों के दरमियान मम्मी को ये हक दे दिया था कि वो आली या अली में से किसी का इंतखाब कर लें, कि उन्होंने अपनी दूसरी बहू अपनी भांजी अरूसा को बनाना है, और अरूसा भी उन्हें उतनी ही अजीज है जितनी जुनैरा और नवीदा। मम्मी शायद आली भाई और दीदी के हक में फैसला दे देती, मगर अचानक ही उनकी नजर अपनी संजीदा नाजुक सी नवीदा पर पड़ गई। यहाँ उनकी ममता का इम्तिहान था। अपने खून से सींचे हुए उन्हें ये दोनों टुकड़े इस पल यकसां लग रहे थे। उन्होंने सोचा उन्हें ये फैसला अपनी बेटियों से ही करवा लेना चाहिए, कि उन्हें ये भी पता था कि उनकी दोनों बेटियां आली और अली में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने बारी बारी दोनों को बुलवाया और कहा कि तुम में से किसी एक ने दूसरी के हक में दस्तबरदार होना है। पहले जुनैरा आई और उन्होंने कतई इनकार कर दिया, बल्कि अचानक कह दिया कि वो हर हाल में आली से शादी करेंगी, वगरना जहर खाकर मर जाएंगी। और जब मम्मी ने उसे बुलाया तो उसकी अजीब कैफियत थी, टांगे कांप रही थी। वो तो कब का दीदी के हक में फैसला दे देती, मगर अली और रीना ने इस बुरी तरह पट्टी पढ़ाई थी कि वो ना चाहते हुए भी ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी। फिर यहाँ अली भी तो था, उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश। उसने सोचा दीदी आली भाई को बुलाकर फिर किसी के दमे उल्फत में आ जाएंगी, पर उसने तो सिर्फ उसी एक शख्स को चाहा है। पर जब मम्मी ने उसे दीदी का फैसला सुनाया तो वो कांप गई कि उसे जो दीदी से इस कदर और बेपनाह मोहब्बत है, कहीं ये उस मोहब्बत का इम्तिहान तो नहीं हो रहा। उसने मम्मी से सोचने का वक्त ले लिया। रीना ने उसे बेहद झाड़ा तो उसकी दफा रीना की बातें कुछ ऐसी असरअंदाज हुई कि उसने मम्मी को कतई इनकार कर दिया। ऐसा करते हुए वो बेहद नर्वस हो गई। तुम दोनों बहनें पागल हो बिल्कुल। क्या तुम दोनों को मोहब्बत करने को ये एक ही घर मिला था? मम्मी गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। मम्मी हमने तो आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, कोई फरमाइश नहीं की मम्मी, पर जिंदगी की खुशियों में हमारा भी उतना ही हक है जितना दीदी का। ये सब कहते हुए वो रूहान सी हो गई। मम्मी ने पलटकर हैरत से उसे देखा। वो मासूम और दुखी लग रही थी, कमजोर और पीली जर्द सी। उन्होंने सोचा वाकई आज तक इस लड़की ने कुछ नहीं मांगा, ये पहली फरमाइश है, ये पहली जिद है। फिर जाने कैसे चुपके से उन्होंने उसके हक में फैसला दे दिया। उस शाम ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा रोई। जाने ये सब उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था।
जिंदगी में पहली बार एक बाजी जीती थी, मगर हारने पर कभी इतना दुख नहीं हुआ था जितना ये जीत तोड़ फोड़ कर गई थी। जख्मी जख्मी दिल से उसने अली का फोन रिसीव किया, जो गालबन ये खबर सुनकर फौरन उसे फोन कर बैठा था। पर ये सब अच्छा नहीं लग रहा है अली, उसने रंजीदा लहजे में कहा। अरे जब हम दम दम पर सेहरा बांधे आएंगे ना, तो वो समा बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें और हमें भी। अभी तो वाकई ये फीका फीका सा इकरार अच्छा नहीं लग रहा है। ओह, मैं इतनी उदास हो रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। उदास होने की क्या बात है, जबकि छोड़ने का गम है। नहीं, दीदी से जीतने का मजा नहीं आया भाई। अपने हिस्से की खुशियाँ समेटने के लिए सेल्फिश खुद गर्ज होना पड़ता है नवीदा। हाँ ये तो है। उसने आहिस्ता से फोन रखना चाहा। ए सुनो, तो शाम को पखर पर चलती हो? अली उसके लहजे में तंबीह थी। पप्पू के अब्बा कहकर बुलाओ भाई, हम तुम्हारे होने वाले साहब हैं, क्या अली अली लगा रखी है, शर्म करो। वो हंस पड़ी। फिर चल रही हो ना? नहीं, और बिल्कुल नहीं, खबर लूंगा कल आकर तुम्हारी। और फिर उसने फोन रख दिया। अली की गुलगुलू बातों ने भी दिल की कली ना खिलाई। अजब बेकली का आलम था। वो तो समझती थी जीत का मजा बहुत अनोखा, बहुत मजे का होता होगा, मगर यहाँ तो अजब बेकरारी का आलम था। एक तरफ मम्मी थी जो पूरे दिन से बुलाई बुलाई फिरती रही थी कि कहीं अनजाने में वो जुनैरा पर ज्यादती तो नहीं कर गई। उसने शायद हमेशा से उनके बारे में गलत सोचा था। वो समझती थी कि वो दीदी की निस्बत उसे कम चाहती है, मगर उनके फैसले ने ये सोच बातिल करार दे दी थी और अब वो पशेमान थी। फिर दीदी थी, नीली आंखों वाली प्यारी सी दीदी, जिन्हें प्यार करने का उसे हमेशा से शौक रहा था, जिन पर कुर्बान हुआ जा सकता था, जिन्हें रास्ता दिया जा सकता था, जिनसे हारा जा सकता था, पर यूं जीतना नामुमकिन सा था। अगली शाम वो यूं ही लायानी सोचों से निढाल कॉरिडोर में फिर रही थी कि मम्मी आ गई। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और स्लीपिंग पिल्स की खाली बोतल उसे दे मारी। ये लो, संभालो इसे। तुम दोनों स्टूपिड सिस्टर्स आखिर इतनी खुदगर्ज क्यों हो? उसने हैरत से पहले बोतल को देखा और फिर मम्मी के पीले जर्द चेहरे को। एक सेकंड के जाने कौन से हिस्से में उसे सारी बात समझ में आ गई। नो मम्मी नो, उसने एक जोरदार चीख मारी और दीदी के कमरे में आ गई, जहाँ गुलाबी चेहरे वाली दीदी जर्द हुई पड़ी थी। उसके तलवों के नीचे से जैसे किसी ने जमीन खींच ली थी। हमारे जमाने में मोहब्बतों के पीछे इतने बाउले नहीं होते थे कि अपने खूनी रिश्तों को रोंद कर अपने लिए ताजमहल बनवाएं। नो मम्मी, वो दीदी के हाथ पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। मम्मी ऐसा नहीं है, दीदी के लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। मैं तो समझती थी कि दीदी आली भाई से फ्लर्ट कर रही हैं। उसकी बात पूरी ना हो पाई थी कि डॉक्टर राजा आ गए। गोलियों ने अभी अपना असर भी ना दिखाया था कि डॉक्टर राजा ने जल्दी जल्दी जुनैरा का मैदा साफ कर दिया और 3 घंटे की जिदोजहद के बाद जुनैरा होश में आ गई। तायाबा और पापा से ये बात पोशीदा रखी गई और उसी रोज फैसला तब्दील हो गया। उसने मम्मी से कह दिया कि वो दीदी पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। ये तो मामूली सी बात है। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार तो उनसे फरमाइश की थी, कोई जिद की थी, मगर उन्होंने जुनैरा को सर पर चढ़ा लिया था कि जो चीज वो उसे अपने हाथों से ना दे सके, वो उसने खुद ही बढ़कर नवीदा के हाथों से छीन ली थी। मम्मी की मोहब्बतों में इजाफा हो गया। वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करने लगी। इधर वो बहुत पुरसुकून और मुतमईन थी। कभी कभी वो सोचती कि उसने कौन सा गलत कदम उठाया है। एक बार दीदी के जीतने की कोशिश की तो दीदी ही हाथों से निकल रही थी। एक बार दीदी से जीतने की कोशिश की तो दीदी ही हाथों से निकल रही थी। अली इन दिनों बिजनेस टूर पर लाहौर गया हुआ था, वरना वो बहुत उधम मचाता, क्योंकि वो वाकई ऐसा करने से खुश थी। कम अज कम सुकून और इत्मीनान तो था। उसके सुकून में इत्मीनान में हलचल मचाने को दीदी ने एक पत्थर और फेंका। उस दिन वो ताई अम्मा के घर में गई तो आली भाई के कमरे से आती दीदी और आली की आवाजों पर उसके दिल में कुछ टूटने लगा। उन कहकहों को जिंदा रखने के लिए उसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी। ये उन खुशियों का बदल थे। उसके कदम रुक गए। तो आपने हमें हासिल करने के लिए स्लीपिंग पिल्स का सहारा लिया? आली भाई की आवाज पर वो चौंक गई। जी नहीं, आपकी खुशफहमी है। वो तो मम्मी और नवीदा को डराने के लिए किया था, वरना 2-3 पिल्स खाने से तो इंसान बमुश्किल ही बेहोश होता है। वैसे जबरदस्त पोज मारा था हमने, गोया आली भाई की आवाज में हैरत थी। हाँ भाई, एक्टिंग आप देखते तो खुश हो जाते। खूब भाई खूब। मम्मी को मनाना मुश्किल काम तो ना था आली। और फिर हम हारने वाले कहाँ हैं, वो भी नवीदा से। ओह, वो मजीद वहाँ ठहर न सकी। तो गोया दीदी अब भी उतनी ही दूर हैं, वैसे ही उखड़ी उखड़ी हैं। एक एक करके बहुत सारी कैफियत उस पर से गुजर गईं, पर उसने सोचा ये कुर्बानी उसने किसी सिले के लिए नहीं दी थी। उसे दीदी से कोई तमन्ना नहीं करनी चाहिए। उस शाम उसी बेकरारी में अली का फोन आ गया। जाने किसने लाहौर में ही उसे ये खबर पहुंचा दी थी। ये सब क्या है नवीदा?
उसकी आवाज कांप रही थी। जो तुमने सुना है, तुमने इनकार क्यों कर दिया है आखिर? तुमने खुद ही तो कहा था अली, गुलाब चुनने के लिए कांटों की तकलीफ सहना पड़ती है, और ये दीदी की मोहब्बतों के गुलाब चुनने तो बहुत दुश्वार हैं अली, बहुत दुश्वार। वो तड़प कर बोली, तुमने ये नहीं सोचा नवीदा, ऐसा करते हुए तुमने अपने साथ साथ मुझे भी जख्मी कर लिया है। हाँ, इसलिए कि गुलाब किंग ऑफ द फ्लावर्स है ना। भाड़ में गया तुम्हारा फलसफा नवीदा। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस दफा तुम्हें नहीं हारने दूंगा। ये हार नहीं जीत है अली। मैंने दीदी को उसके एवज बचा लिया है। क्या तुम अपने लिए कभी कुछ नहीं करोगी नवीदा? यूं ही हारती रहोगी? हाँ शायद। दरअसल अली, हारने का मजा मुंह को लग गया है तो फिर जीत कर क्या करना। पर तुम ऐसा नहीं करोगी नवीदा। मुझे किस जुर्म की सजा दे रही हो? हाँ, मुझे अफसोस है अली, तुम्हारी इतनी बेपनाह मोहब्बतों चाहतों के बदले में कुछ भी न दे सकी। दरअसल मैं खुद हमेशा से तही दामा हूँ, किसी को कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। मुझे माफ कर देना अली। वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, इसलिए रिसीवर उसके हाथों में पहले कांपा, फिर गिर गया। तब भी वो पुरसुकून रही। अली ने उसे बुज़दिल कहकर और ताने दे देकर उसे कितना ही अपने मसलक से हटाना चाहा, मगर वो डटी रही कि वो जानती थी कि अगर उसने एक बार भी आह की तो मम्मी सारा प्रोग्राम रोक देंगी। उधर शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, पर जाने क्या था, जिस तेजी से दीदी के आंगन में खुशियां उतर रही थीं, उसी तेजी से उसके पीले जर्द चेहरे पर जर्दियां उभर रही थीं। कभी कभी उसे अफसोस होता कि कहीं अनजाने में उसने अपनी जात से खयानत तो नहीं कर ली, कि अपने वजूद के एक हिस्से में मचलने वाले अली को खुद से जुदा कर दिया है। फिर वो सोचती ये खयानत होनी थी कि आखिर कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी तो पड़ता है। उसने तो अभी सिर्फ रूह को खत्म किया था, जिस्म तो जिंदा था ना। आखिर वो दिन आ पहुंचा जिसके सब मुंतजिर थे। जुनैरा की बारात थी। वो दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। चाहतों के गुलरंग ख्वाब उसकी पलकों पर झिलमिला रहे थे। वो बहुत खुश थी। बारात आई तो नवीदा, जो सबसे ही बची बची फिर रही थी, रीना के मजबूर करने पर बारात को रिसीव करने के लिए उसे जाना ही पड़ा। आली भाई के हमराह अली भी था। कमजोर और खामोश खामोश सा अली उसे अच्छा न लगा कि वो हमेशा चहचहाता और हंसता हंसाता ही रहता था। अली के सामने आते ही उसने नजरें झुका ली, मगर वो शायद उसी की वजह से आया था कि उसे हाथ से पकड़कर एक तरफ ले गया। बहुत प्यारी लग रही हो इन गोटे वाले कपड़ों में। अली ने सरगोशी की तो वो और भी जर्द हो गई। शुक्रिया, उसने पजमर्दा लहजे में कहा, पर तुम्हारे चेहरे पर बिखरी जर्दियां तुम्हारी कुर्बानियों की चुगली खा रही हैं। उनको छुपाने के लिए भी मेकअप का लिबादा ओढ़ लेना था ना। देखो अली प्लीज, उसने अली को रोका। हाँ, अब सुन भी नहीं सकती हो। वाकई बहुत बुज़दिल और डरपोक हो। अपनी खुशियां दूसरों को बांट देना कोई बहादुरी नहीं है। जीना अपने लिए होता है। अपने लिए कौन जीता है अली? मजा तो दूसरों की खातिर जीने में है। ये दूसरों का लफ्ज जाने किसने ठूंस दिया है तुम्हारी जिंदगी में। पागल, कोई लम्हा अपने लिए भी रख लो। पर ये वक्त अब इन बातों का नहीं अली, उसने आहिस्ता से कहा और पलट गई। पुअर गर्ल। अली को अपने से ज्यादा उसके यूं लुट जाने का गम था। वो इस इतने कलील अरसे में कैसी पीली जर्द हो गई थी। उधर अली की बातों की और मौजूदगी की वजह से वो बोलाई बोलाई इधर उधर फिरती रही। रुखसती का वक्त आया तो मम्मी उसे ढूंढती हुई आ पहुंची और उन्होंने कहा कि रुखसती के वक्त बहन के पास उसकी मौजूदगी जरूरी है। वो आहिस्ता से झुमगटे से निकलकर जुनैरा के पास गई। मम्मी पापा रो रहे थे। ना चाहते हुए वो भी रो दी। पापा और मम्मी से मिलने के बाद दीदी ने उसे अपने से लिपटा लिया और उसे इस कदर प्यार किया कि वो हिरासा सी हो गई। मेरी मुन्नी बहन, क्या तू मुझे माफ कर देगी? उन्होंने सरगोशी की। क्यों दीदी? वो घबरा गई। मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं दिया और तूने सारी जिंदगी मुझे दिया ही है। पागल, कभी तो कुछ मांग लेना था कि मैंने देने के नाम पर कुछ दे तो दिया होता। नहीं दीदी, ऐसा ना कहिए, वो उनसे लिपटे लिपटे बोली। ये सब जो हुआ है नीरू, काश ये यूं ना हुआ होता। दीदी बुरी तरह रो रही थी। बस रियाजतों, सारी मोहब्बतों, सबका समर मिल गया था। सिर्फ एक लम्हा, ये एक लम्हा कितना दिलावेज, कितना खूबसूरत था। सारी कायनात रोशन हो गई थी। दीदी का लम्स कितना फरहत बख्श था। मम्मी, मेरी चंदा सी बहन को खुश रखिएगा, दीदी ने मम्मी से कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। जिंदगी में पहली बार वो बहुत भरपूर अंदाज में मुस्कुराई थी। रात गए उसने अली को फोन किया। वो सो चुका था, मगर उसका नाम सुनकर उठ गया। अली, मैंने गुलाब पा लिए हैं। वाकई हाथ लहू लुहान हो तो गुलाब हाथ आते हैं, वरना पत्ती पत्ती होकर बिखर जाते हैं। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अली झुंझला गया। नहीं, अब होश में आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें खोकर मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी, पर गुलाब किंग ऑफ द फ्लावर्स भी तो है ना। ओ यू शट अप, अली चीख उठा तो उसने फोन रख दिया। तब वो धीरे से मुस्कुरा दी, कुछ इस तरह के वो आंसू उसकी आंख से निकले और जमीन पर गिर पड़े, जिन्हें वो अपने ही पैरों से रोंदती हुई अपने कमरे में आ गई।
डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।